गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। हाँ, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, एमडी सर ने बोला कि वो बॉटनी पढ़ाएंगे आज से और मैं जूलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो ठीक है, हाँ, तो अदला बदली हो गई है। ठीक है, सही है। हाँ, बस मैं कॉकरोच नहीं पढ़ा सकता, ना फ्रॉग। ठीक है, सही है, चलें स्टार्ट करें। हाँ, अदला बदली हो गई है। चलो ठीक है, कर दें स्टार्ट। मजा आएगा। ये क्या क्या दिखना पड़ रहा है भाई साहब। चलो फ्रॉग इंसेक्ट, चलो ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 7, 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और मेल वाला पार्ट आपका कंप्लीट है, फीमेल वाला पार्ट आपका कंप्लीट है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले oogenesis क्लियर है बिल्कुल। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस और अब बात करेंगे हम oogenesis। ओके, हाँ बेटा, द्रोणा में भी, यस यस यस, ठीक है, द्रोणा में भी हम लोग आ रहे हैं। तो जिसको एनसीईआरटी से रिवीजन करना है, एनसीईआरटी वाला रिवीजन करना है, द्रोणा जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मात्र 2 लेक्चर के अंदर पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन वहां करा दूंगा। ठीक है, 1 लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और 2 लेक्चर के अंदर पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ठीक है, तो 2 चीजें ध्यान रखना। अपडेटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ा सा अपडेशन हुआ था, चिकनगुनिया याद हो आपको। ठीक है, हाँ, डेंगू चिकनगुनिया ये थोड़े से अपडेशन थे, तो उनका थोड़ा सा पार्ट में ऐड करूंगा, क्लास में भी कर दूंगा और द्रोणा में भी कर दूंगा, टोटल अपडेटेड चलेगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, अब प्राइवेट करते हैं, नो डिस्ट्रक्शन, एकदम फोकस्ड ऑन लेक्चर। ठीक है, हाँ, चैट प्राइवेट कर देते हैं, आप लेक्चर फोकस करो। ठीक है, वापस आ जाओ इधर, सारे के सारे इधर आ जाओ, मतलब इधर आने के मतलब फोकस इधर करो, सारे के सारे फोकस इधर करो, फोकस ऑन लेक्चर। हाँ, अब आ जाते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्विकली रिवीजन करा रहा हूं, क्विकली, एकदम फोकस करोगे, आंखें बंद करोगे, पूरा मैपिंग करोगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 2 फेज थे। 2 फेज का मतलब है एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिसमें कॉन्टिन्यू साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या हो रहा था? कॉन्टिन्यू साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा था। ठीक है, या तो वो माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन कर रहा था, तब भी साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा था, और आगे जाकर के जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस होती है, उसमें भी साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। यानी जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है वहां तक की पूरी फेज को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलेंगे। ओके, साउंड प्रॉपर है ना? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ, साउंड प्रॉपर है ना? हाँ, वहां तक की पूरी फेज को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलेंगे। क्लियर है? और जहां मैच्योरेशन होता है, जहां मैच्योरेशन होता है, जहां मेटामॉर्फोसिस होती है, जहां स्पर्मेटिड एक बेहतरीन से स्ट्रक्चर जिसमें एक आगे, ठीक है, कह सकते हो एक्रोजोम होता है प्रॉपर हेड पर, न्यूक्लियस होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है, प्रॉपर टेल होती है, इस स्ट्रक्चर में कन्वर्जन जो हो रहा है एक सेल का, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिलियोसिस। कोई डाउट? यस या नो? ऑल सेट। ठीक है, इन लॉन्ग टर्म मेमोरी बस यही चाहिए। ठीक है, वॉइस तो है परफेक्ट होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल यहां लगा रखा है, हाँ, है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट है, बहुत बेहतरीन, बढ़िया। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर थी। फिर मैंने सबसे पहले बताया कि माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया अपने को मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर जब प्यूबर्टी आती है तो एक हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये टेस्टिस के अंदर लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है कि भाई टाइम आ गया, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाओ, तो वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है।
पर टेस्टोस्टेरोन तभी एक्यूमुलेट होगा जब एक प्रोटीन बनती है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको बनाने के लिए सर्टोली सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रोटीन बनती है, एंड्रोजन के अमाउंट को बढ़ाती है, और ये एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्टार्ट होती है, तब स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज बढ़ाना चालू करते हैं। जब स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज बढ़ाते हैं, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल। साइज बढ़ना जरूरी था, तो जब तक साइज नहीं बढ़ेगा तब तक सेल डिवीजन इनिशिएट नहीं होगी, मतलब साइक्लिन्स नहीं बनेंगे, क्योंकि साइक्लिन्स ही सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि साइक्लिन जब तक सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस से बाइंड नहीं करेंगे, जो आपने सेल साइकिल में पढ़ा था, तब तक सेल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होगी। यानी सिंपल सी बात है, सेल का जब साइज बढ़ता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है, तब जाकर के सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती है, जिसमें पहली डिवीजन होगी मियोसिस की रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाएगा, क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाएगा, और दो सेल बनेंगे, इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। हैप्लॉइड होंगे, 22+ या तो एक्स हो सकता है, 22+ या वाई हो सकता है। क्लियर बिल्कुल, 22+ या तो एक्स हो सकता है, 22+ या वाई हो सकता है। कोई डाउट? यस या नो? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। ठीक है, अब बारी आई मियोसिस सेकंड की, और मियोसिस सेकंड माइटोसिस की तरह होती है, जिसमें इक्वेटोरियल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। यानी ये दो सेल थे, ये फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है, और दो यानी 4, समझ रहे हो। हैप्लॉइड ही सेल बनते हैं जिनको स्पर्मेटिड बोलते हैं। अब स्पर्मेटिड जब बन जाते हैं तब चालू होती है स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि अब सेल डिवाइड नहीं करेगी, अब मैच्योरेशन का फेज आएगा, अब कन्वर्जन का फेज आएगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, मॉर्फोलॉजी में एकदम चेंज देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके लिए अगेन एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, पिट्यूटरी हार्मोन, जिसको बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सर्टोली सेल को बोलता है कि टाइम आ गया, अब निकालो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तब सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालते हैं, और ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिमेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है, यानी मैच्योरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यानी सेल का कन्वर्जन होता है, जिसमें गोल्जी बॉडी के छोटे छोटे वेसिकल्स से एक्यूमुलेट होकर के एक्रोसोम बनाते हैं, जिसके अंदर स्पर्म लाइसिन होते हैं। इट इज अ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या लाइसिन कह सकते हो, ठीक है, जो ओवा की वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, जिसको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। क्लियर है बिल्कुल। न्यूक्लियस में हैप्लॉइड क्रोमोसोम थे, जैसे पहले थे वैसे ही अब है, ठीक है। मिडिल पीस के अंदर, मिडिल पीस के ऊपर नेक वाले रीजन में सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, साइटोलॉजी में पढ़े थे। एक सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल कन्वर्ट हो जाता है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, जिसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, जो आगे जाकर के टेल का फॉर्मेशन करता है। और इस फिलामेंट के अराउंड मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं, जो इसका पावर हाउस बनाते हैं। समझ रहे हो, जिसकी वजह से स्पर्म हाईली विग्रसली मोटिलिटी दिखा पाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे, और मैंने बताया भी था सिंगल इजैक्यूलेशन में लगभग 2.5 से 5 ml सीमन होता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। और मैंने बोला भी था, इन स्पर्म के अंदर कम से कम 60% स्पर्म की साइज एंड शेप नॉर्मल होनी चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, और उन 60% में भी कम से कम 40% विग्रस मोटिलिटी दिखाने वाले होने चाहिए, तभी ओवा को फर्टिलाइज किया जा सकता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ऊपर है बेहतरीन, इससे नीचे है तो इनफर्टिलिटी को लीड करेगा। नेचुरली ओवा का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ब्रेन में सेट? BMS बहुत बढ़िया। हाँ, 20 बिल्कुल। रिमेनिंग 60 के 40%, रिमेनिंग 40 की बात नहीं कर रहा हूं, 60 के बचे हुए 40% उसमें होनी चाहिए, ठीक है। फिर रेगुलेशन मैंने बता ही दिया था। रेगुलेशन का मतलब है किसी इंसान के अंदर स्पर्म का इजैक्यूलेशन वो कर ही नहीं रहा, ठीक है, वो अपने एनर्जी को दूसरे डायरेक्शन में लगा करके मतलब पावरफुल इंसान बनना चाहता है, खतरनाक, ठीक है, या अपने ब्रेन की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, या कुछ भी डिफरेंट, ठीक है,
कुछ मतलब बढ़ के ही करना चाहता है। जितने भी अब तक के, अगर मैं बताऊं तो मैं कि तुमने शायद वो चीजें नहीं पढ़ी होंगी, आगे पढ़ोगे एमबीबीएस में, जितने भी अब तक के सबसे शक्तिशाली लोग हुए हैं, ठीक है, जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं, चाहे वो किसी भी समझ लो रिलीजन को बिलोंग करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये मानो या ना मानो, ठीक है, तब वो पावर आती है, वो शक्ति आती है, वो चीजें आती हैं, क्योंकि एनर्जी आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो ये डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, वापस आ जाओ। हाँ, चाहे इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंदा, ठीक है, मैं इसके अलावा चाहे वो हरक्यूलस क्यों ना हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब ये चीजें हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे कहीं कुछ ना कुछ चीजें दिखती हैं, समझ में आती हैं, पर ये साइंस साइंटिफिकली प्रूफ है चीजें, ठीक है, समझो। चलो ठीक है, चलो बात मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पावरफुल जैसे हरक्यूलस हुआ, खतरनाक मतलब बेहतरीन, ठीक है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ओके, यस 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 यस, चलो आ जाओ हिटलर, ठीक है, मतलब वो पागल होते हैं, वो लोग सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, अपने जुनून की तरफ, पागलपन, जुनून, और माइंड डाइवर्ट ही नहीं होता। जब आपका माइंड डाइवर्ट ही नहीं होगा, एक जुनून की तरफ लगेगा, तो डिस्ट्रैक्शन कहां होंगे। पर आप क्या हो, आप एकांत में बैठ जाते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, ठीक है, मामला बिगड़ जाता है। एकदम फोकस्ड, एकदम अपना टारगेट, अपने जुनून की तरफ, तो देखते हैं कैसे डिस्ट्रैक्शन आपको डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पागलपन, जब भी आपके अंदर पागलपन आएगा, आप दुनिया भूल जाओगे, आप सिर्फ अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पे लग जाओगे, यही लेना है, यही हासिल करना है, जहां पहुंचना है मुझे, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन चीजें नहीं आती, फिर कहते हैं ना हम सर मोटिवेशन की जरूरत है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वो है ही नहीं, टारगेट ही नहीं है उनका कोई, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। और दुनिया में कुछ भी चीज अचीव करना है, पागलपन चाहिए भाई, बिना पागलपन के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपका ड्रीम यहां पर है, या ड्रीम रखो ही मत, छोटे मोटे ड्रीम लेके चलो ठीक है, पर ड्रीम अगर बड़ा है तो पागलपन उतना ही बड़ा चाहिए, तभी वो चीज मिल पाएगी, पक्की सी बात है। तभी डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, और वो डोपामाइन आपसे कुछ भी करा लेगा, कुछ भी करा लेगा आपसे, ठीक है। चलो ठीक है, वापस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेगुलेशन में ध्यान रखना है, जब ऐसी स्थिति होती है तो ऑटोमेटिकली ये मैकेनिज्म रुक जाती है। टेस्टोस्टेरोन दोनों चीज को इनहिबिट करना जानता है, हाइपोथैलेमस को भी जानता है और पिट्यूटरी को भी जानता है, यानी जीएनआरएच और एलएच दोनों को इनहिबिट कर देता है। जबकि इनिबिन हार्मोन जो सर्टोली सेल से निकलता है, वो सिर्फ एफएसएच यानी पिट्यूटरी के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। ओके, यहां तक कोई डाउट शाउट, एकदम क्लियर, ठीक है, बेहतरीन, सुपर। चलो, फीमेल के अंदर बेटा एस्ट्रोजन, फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है ना, वो उसका प्रोटेक्टिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, क्योंकि जब तक एस्ट्रोजन है फीमेल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फीमेल नेचर ने फीमेल को लड़ने के लिए नहीं बनाया, समझ रहे हो, मस्कुलरिटी के लिए नहीं बनाया। जो फीमेल मस्कुलरिटी फाइटर्स होते हैं वो एडिशनल, ठीक है, एंड्रोजन्स के इंजेक्शंस लेते हैं, मान के चलो, नेचर ने उनको इसलिए नहीं बनाया, ठीक है। उनकी बॉन्ड डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो चीजें अलग हैं, वो सब क्यों मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन। जब तक एस्ट्रोजन है फीमेल इंटरनल बहुत मजबूत होती है, ठीक है। तभी तो मैंने बोला था, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है आफ्टर मेनोपॉज, तो फीमेल के बोन की डेंसिटी भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वीकनेस बढ़ जाती है, उसको समस्याएं आना चालू हो जाती हैं, ठीक है। यानी फीमेल की एक्चुअल में अगर कोई मदर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो है एस्ट्रोजन। और जो नन्ना मुन्ना बेबी यूट्रस के अंदर होता है, यानी फीटस, उसकी जो एक्चुअल में मदर है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा, कोई भी उस फीटस का बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी, समझाऊंगा आपके। जब तक एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, उस फीमेल का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरनल बहुत स्ट्रांग रहेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, यस या नो? अब तुमने पूछा था इसलिए बता दिया। यानी प्रोजेस्टेरॉन क्या है, मदर ऑफ फीटस, और एस्ट्रोजन क्या है, मदर ऑफ, ठीक है, मदर जो मतलब फीटस की मदर है, ठीक है। चलो यस, स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट भाई, आज का टारगेट है एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको और oogenesis। हाँ, तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी बात करूंगा, फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्या है, ठीक है। एक मैं पूरा ओवरी का, जो मैंने ओवरी का डायग्राम पहले समझाया था, उस डायग्राम को समझाऊंगा एक बार अच्छी तरीके से, हर फॉलिकल की एक एक स्टेज को एक्सप्लेन करूंगा, समझना मेरी बात, और फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यानी इनडायरेक्टली आप 3 बार एक ही चीज पढ़ने वाले हो आज, 3 बार कम से कम एक ही चीज, ठीक है। हाँ, करना स्टार्ट। अरे यार,
यस, फोकस, एकदम फोकस्ड। देखो मेनोपॉज जिस एज में आ जाए बच्चा, अगर 40 की एज में मेनोपॉज आ जाए तो भाई मेनोपॉज आने का मतलब ही है फिर कुछ नहीं है फिर तो, ठीक है। अच्छा, इसको एकदम मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में और आएगा। इसको हटाते हैं, लिखने में थोड़ा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझना, यहां आपको फॉलिकल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, यहां आपको कुछ फॉलिकल्स दिख रहे होंगे, ये इनिशियल, अरे कलर दिखाऊं, रेड, ये दिख रहे हैं आपको ना, शायद तुम देख पा रहे होगे, इनिशियल फॉलिकल्स हैं जो थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, ये स्टार्ट हो गए, ठीक है। इन सबको प्राइमरी फॉलिकल लिख रहा हूं मैं, इन सबके लिए एक टर्म लिखा रहा हूं, प्राइमरी फॉलिकल। मैं अब एनसीईआरटी के हिसाब से ही बात करूंगा, प्राइमरी फॉलिकल टर्म यूज करोगे इन सबके लिए। ये सब क्या है? इट इज अ प्राइमरी फॉलिकल, या इसी को दिखा देता हूं, ये सब क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स समझना, ये सब प्राइमरी फॉलिकल हैं, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, समझना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इनका जो नंबर होता है ना, वो एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्वेश्चन आता भी है, 60 से 60,000 से लेकर के 80,000 होता है। 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी के अंदर होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर। हाँ, बना डायग्राम बनाना है यार, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बनाना तो है डायग्राम, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पर इनका जो नंबर होता है वो 1000 में होता है, 60 से 80,000, पर जन्म के समय इनका नंबर मिलियंस में होता है, वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन के आसपास। वॉइस क्रैक कर रही है, 1 मिनट में रिफ्रेश मारता हूं। अब बताओ साउंड कैसी है? साउंड परफेक्ट है क्या? साउंड बताओ, अब परफेक्ट है साउंड? साउंड परफेक्ट है? वॉइस क्रैकिंग, साउंड क्रैक। अब बताओ साउंड परफेक्ट है या नहीं? माइक तो सही लगा है, अब साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है ना? नो, क्लियर, परफेक्ट है। माइक तो यार सही लगा है ना, मुझे लग रहा है ये यहां ही तो आएगा। परफेक्ट है ना? चलो,
अब बताओ, अब साउंड परफेक्ट है नहीं? परफेक्ट है। फोन तो दूर रखा है यार, फोन तो मैंने बहुत दूर रख दिया है। लो और दूर कर देते हैं, फोन तो बहुत दूर है। लो मैं हटा ही दूं, इधर चेयर पर रख देते हैं, डिवाइस से ही दूर रख देता हूं मैं। बहुत दूर हो गया, अब तो बहुत दूर है। परफेक्ट, चलो ठीक है, ठीक है, डन। वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इतने होते हैं। फिर ध्यान रखना है, यहां मानो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी तो आप जानते ही हो। पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, FSH। और ये FSH हार्मोन जो होता है इन प्राइमरी फॉलिकल से बोलता है कि भाई समय आ गया, ये इनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इन फॉलिकल्स को, प्राइमरी फॉलिकल्स को ये FSH स्टिमुलेट करता है, तब जाकर के आगे डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेज आते हैं, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल समझना, सेकेंडरी फॉलिकल, आगे और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल ये सेकेंडरी ही है मानो, फिर आगे टर्शरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी फॉलिकल, आगे और डेवलपमेंट होगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल। यानी धीरे धीरे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता जा रहा है, धीरे धीरे, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिक्यूलर स्टेज चेंज हो रहे हैं। प्यूबर्टी के टाइम पर 60,000 से 80,000, 60 to 80,000, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, बाद बाकी के डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। फिर प्यूबर्टी के टाइम पर एक हार्मोन निकलता है FSH, वो इन फॉलिकल्स से कहता है कि भाई टाइम आ गया, आगे बढ़ो। तो कुछ फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि ये सारे ही फॉलिकुलर सेल्स एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं, सारी फॉलिकुलर सेल्स रिलीज कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, जरा कमेंट में लिखो, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं ये फॉलिकुलर सेल। नाउ परफेक्ट, ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं फॉलिकुलर सेल? यस, गजब, एस्ट्रोजन। जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, तो आप जानते ही हो, ये फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, ठीक है। अरे, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है? एस्ट्रोजन का सोर्स भाई प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ऑल फॉलिकुलर स्टेज, ठीक है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर एक समय आता है, यानी एक हार्मोन आता है, समझो अगला हार्मोन कौन होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। LH हार्मोन निकलता है, कैसे क्या है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझाऊंगा। ये हार्मोन क्या काम करेगा? ये हार्मोन निकलेगा और इस फॉलिक्यूलर की अगली स्टेज को इंड्यूस करेगा, यानी इसको, इसमें कन्वर्जन को इंड्यूस करेगा। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेगा। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये आया, इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और ये जो है आपका दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोलोगे? ठीक है, ये ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होते ही ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने से जो निकला ना बाहर, ये जो निकला बाहर, ये क्या है? इट इज अ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, जिसको लोग ओवा भी बोल सकते हो, ओवा भी बोल सकते हो, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। समझना मेरी बात, ये हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, पता होगा आपको, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। ये कहां एंटर करेगा? एंटर इन फैलोपियन ट्यूब,
फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। और जो ओव्यूलेशन किस दिन होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस अभी सब मैं आगे बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अभी स्टेज समझो। फिर धीरे धीरे ये कन्वर्ट होता है येलो कलर की ग्लैंड में, येलोइश ग्लैंड में, ठीक है। कौन कन्वर्ट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही हार्मोन एलएच। जब तक एलएच का लेवल बढ़ा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू ल्यूटिन, कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटिन प्रोटीन होती है इसमें, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें येलो पिगमेंट्स, ल्यूटिन प्रोटीन भरी होती है, येलो ल्यूटिन प्रोटीन इसके अंदर होती है। और जिस दिन समझना मेरी बात, जो एलएच इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो कम हो जाता है, अचानक से एलएच का लेवल गिर जाता है, एलएच का लेवल गिर जाता है। अभी बढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन एलएच का लेवल गिर जाएगा उसी दिन ये व्हाइट कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, नहीं बोलेंगे, कॉर्पस एल्बाइकेंस, एल बाय कैंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस बोलेंगे इसको, कॉर्पस एल्बाइकेंस, व्हाइट बॉडी। क्योंकि एल्बाइनो मतलब व्हाइट होता है, व्हाइट कलर की बॉडी बन जाएगी, एल्बाइनो मतलब व्हाइट होता है, व्हाइट बॉडी, ठीक है। तो बेसिक समझो कि ओवरी में हो क्या रहा है, ओवरी में डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेज का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये सारे फॉलिकल एक तरीके से ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसमें ओव्यूलेशन से पहले की जो स्टेज है ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, और ओव्यूलेशन के बाद की जो फेस है इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। ये जो रिलीज करता है, समझो मेरी बात, मेन हार्मोन जो उसका होता है ना, मेन हार्मोन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा एस्ट्रोजन भी यहां से रिलीज होता है, एटसेट्रा, यानी और भी हार्मोन है जो यहां से रिलीज होते हैं, और भी हार्मोन है यहां से रिलीज होते हैं, ईटीसी, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा एस्ट्रोजन, इनिबिन एटसेट्रा, और भी हार्मोन निकलते हैं, पर मेन इसका हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है और इसका मेन हार्मोन एस्ट्रोजन है। अब समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एल्बाइकेंस, एल्बाइनो रेट भी होते हैं, सफेद चूहे। तो एल्बाइनो टर्म कहीं पर भी आ गया, एल्बाइकेंस कहीं भी टर्म आ गया, मतलब सफेद की बात चल रही है, व्हाइट बॉडी की बात चल रही है, ये डिजेनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है इसके बाद। हाँ, कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस, व्हाइट बॉडी, ठीक है। ल्यूटियम, क्योंकि ल्यूटिन पिगमेंट या प्रोटीन इसमें डिपोजिट होती है, इसको ल्यूटियम, ठीक है। एलएच इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस दिन एलएच डाउन हो जाता है उसी दिन ये कन्वर्ट हो जाता है एल्बाइकेंस के अंदर। अब बताओ ये चीज समझ में आई, ओवरी के अंदर क्या चल रहा है? यस, यहां पर ये वाले फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, और यहां आफ्टर ओव्यूलेशन जो कार्पस ल्यूटियम बन रहा है वो मेनली प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, इनिबिन एटसेट्रा, इन हार्मोन को रिलीज करता है। और जिस दिन एलएच कम हो जाएगा उस दिन ये भी टूट जाएगा और व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कॉर्पस एल्बाइकेंस बोलते हैं। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक ब्रेन में सेट, क्लियर, ठीक है, सेरिब्रम में सेट। अब चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक एक स्टेज को समझाऊंगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, उनका कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उन फॉलिकल के अंदर क्या है, ये ओवा है, ओवा यानी oocyte। तो एक्चुअली फॉलिकल का डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर फॉलिकल के अंदर oocyte का भी डेवलपमेंट हो रहा है, यस। तभी तो जो बाहर निकल रहा है वो सेकेंडरी oocyte है, जबकि अंदर बन रहा था वो प्राइमरी oocyte था। तो प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte कैसे बना, ठीक है, और किस वाले फॉलिकल में कौन सा oocyte होता है, यानी डिटेल्ड में लेके चल रहे हैं, डिटेल में समझना एक एक चीज, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी डिटेल में दिया है। एनसीईआरटी साथ में लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना, एनसीईआरटी आपकी साथ ही लेके चलूंगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, समझना, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी फॉलिकल की, समझना, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी फॉलिकल की।
नंबर 1 प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहा हूं मैं, समझना। अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करता हूं तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, या हाँ टाइम ऑफ बर्थ कह सकते हो, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स कितने होते हैं? मिलियंस में, 2 मिलियन होते हैं भाई, 2 मिलियंस। भाई जन्म से पहले ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स कितने होते हैं? 2 मिलियंस होते हैं, ठीक है, समझना। पर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बिफोर बर्थ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 2 मिलियन थे ना, अब होते हैं 60,000 से, ये क्वेश्चन बनते हैं 80,000। क्लियर है बिल्कुल? 60,000 से 80,000, तो मिलियन से सिर्फ 1000 रह गए, मिलियन से सिर्फ 1000 रह गए, रिमेनिंग कहां गए? रिमेनिंग यानी इस पूरी लाइफ के अंदर, यानी जन्म से पहले से लेकर के प्यूबर्टी तक पहुंचने में कंटिन्यू क्या हो रहा है? डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। और फॉलिकल के डीजनरेशन को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एट्रेसिया। एट्रेसिया, एट्रेसिया एक प्रक्रिया होती है जिसमें कॉन्टिन्यू फॉलिकल डीजनरेट करते रहते हैं, यानी प्रकृति, नेचर एक बार ओवरी में 2 मिलियंस के आसपास इनको बना देती है बस, और अलविदा बाय बाय कहके चली जाती है, भाई अब तुम्हें मेंटेन करना है, ठीक है। इधर पैरेलली इनका डीजनरेशन चालू हो जाता है, एक बार बनते ही अब ये टूटने चालू होते हैं, धीरे धीरे टूटने चालू होते हैं, उल्टी गिनती चालू हो जाती है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। और प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 से 80,000 रह जाते हैं, 60 to 80,000, ठीक है, 60 to 80,000 के आसपास रह जाते हैं, ठीक है। इतने भी पूरी लाइफ में काम नहीं आते, क्योंकि एक मंथ में, ठीक है भाई, अल्टरनेटिव ओवरी से निकलते हैं ना, आप समझ रहे हो, तो एक मंथ में एक ओवा, ठीक है, प्यूबर्टी आने पर, तो मेनोपॉज तक मात्र 400 से 450 ओवा यूटिलाइज हो पाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो धीरे धीरे क्या चल रहा है? नेचर उनको कंटिन्यू डीजनरेट कर रही है, धीरे धीरे डीजनरेट कर रही है। एक बार 2 मिलियन पहुंच जाने के बाद जन्म से पहले इतने हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे डीजनरेट, और जिस दिन कंप्लीट डीजनरेट कर जाते हैं, कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, वो दिन कौन सा होता है? हाँ, एट्रेसिया। उस दिन को क्या बोलते हैं? जब कंप्लीट ओवा डीजनरेट कर जाते हैं, मेनोपॉज। ओवरी खाली हो चुकी है ओवा से, अब ओवरी में कोई ओवा नहीं बचा, सारे डीजनरेट करके जिस दिन वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जिस दिन सारे ओवा खत्म हो जाते हैं ओवरी के, समझ रहे हो, उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। अब मामला खत्म, क्योंकि ओवा ही सोर्स थे एस्ट्रोजन हार्मोन का, उसी दिन से एस्ट्रोजन का लेवल कम होना चालू हो जाता है, और फीमेल्स को प्रॉब्लम्स भी होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बट डिपेंड करता है। तो कहते हैं फीमेल्स को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कैल्शियम भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एज बढ़ने के साथ ये ध्यान और ज्यादा देना पड़ेगा आपको, खाने पीने का चीजें ध्यान देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बॉडी को इस लाइक बनाना है कि मेनोपॉज की बाद की स्टेज है, समझ रहे हो, जब बॉडी असहाय होती है उस समय, समझ रहे हो, वही चीज काम आती है जो उसने तब खाई पी और तब चीजें इसने मेंटेन किया है अपने को, जब वो मेनोपॉज वाली कंडीशन में नहीं थी, समझ रहे हो। तो हम करते क्या है लोग उल्टा, जब तक एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तब तक यार हम तो सर्वशक्तिमान हैं, ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं अच्छा खाने की, हमें अच्छा पीने की, अच्छा ये करने की, अच्छा वो करने की, ठीक है, समझना मेरी बात। पर जैसे ही मेनोपॉज आता है, जैसे ही मेनोपॉज आता है, उसके बाद वो फील करते हैं कि काश
काश हम लोगों ने पहले ध्यान रखा होता तो आज सही होते। आप समझ रहे हो? 50 साल याद रखो, 45 पे भी आ जाता है लोगों का, 50 पे भी आ जाता है, रेयर केस में 55 भी होता है, बट आपको याद रखना है स्टैंडर्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 50 ईयर। समझ गए? हाँ, प्यूबर्टी के बाद तो वो चल ही रहा है ना, प्यूबर्टी से तो इसका लेवल बढ़ता है, अच्छा सा बढ़ता है। चलो ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल की पहचान क्या है, प्राइमरी फॉलिकल कैसे होते हैं, अब समझो मेरी बात, हर चीज कराऊंगा, एक एक चीज प्राइमरी फॉलिकल से रिलेटेड सारी बात है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, अच्छा ओके, प्राइमरी फॉलिकल हेप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड टू एन, सॉरी oocyte। अब इसके अराउंड सेल्स बनाऊंगा मैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, इस oocyte के अराउंड ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ये प्राइमरी फॉलिकल की पहचान है। ठीक है, समझना। अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करता हूं, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल की सिंगल लेयर, ये पहचान है। अंदर क्या है, अंदर oocyte, oocyte, ये oocyte हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है। समझना, ये मैं प्राइमरी फॉलिकल की पहचान बता रहा हूं, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है। ठीक है, oocyte जो अंदर होता है वो प्राइमरी oocyte होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। इसमें मियोसिस रुकी हुई होती है, मियोसिस अरेस्ट होती है, अरेस्ट होती है इन प्रोफेज, फर्स्ट में। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये सेल साइकिल पढ़ी होनी चाहिए, तभी समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहा हूं, प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहा हूं, प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके बता रहा हूं, हर चीज प्राइमरी फॉलिकल है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है, अंदर oocyte होता है, इसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं, डिप्लॉइड होता है, पर मियोसिस अरेस्ट होती है, रुकी होती है प्रोफेज फर्स्ट में। सोचो सोचो, एक फीमेल बहुत लेट एज में मैरिज करती है, समझना। जैसे आजकल देखे होंगे, अगर आप मेडिकल फील्ड को जरा बिलोंग करते हो, तो आजकल एबनॉर्मल बेबी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो लोग सेटल नहीं है, ठीक है, और लेट एज में मैरिज कर रहे हैं। ठीक है, 30 के बाद फीमेल मैरिज करती है, सोचो उसके बाद बेबी कंसीव करेगी, तो प्रॉब्लम तो आनी है ना। ठीक है, क्यों आनी है? क्योंकि जब बेबी कंसीव करेगी, उस बेबी को बनाने में जो ओवा यूज होगा, उस ओवा के अंदर एक्चुअल में उसकी जो मियोसिस है, उसकी जो मियोसिस है वो जन्म लेने से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, जन्म लेने से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, और एक स्टेज पर आकर के रुक गई थी, समझ रहे हो, रुक गई थी और इंतजार कर रही थी सही समय आने का, तब मैं आगे बढ़ूंगी। और वो सही समय तब कब आता है, वो सही समय कब आता है? जब वो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तब ये बड़ी रुकी हुई मियोसिस आगे बढ़ती है, समझना। पर सोचो, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसकी 20 मतलब वही 11-12 वाली स्टेज में स्टार्ट हो गई, पर बेबी कंसीव करेगी तो उसमें एक ओवा इन्वॉल्व होगा ना, वो ओवा इन्वॉल्व होगा जिसकी मियोसिस रुकी हुई थी। तो जितनी लेट एज पर, आप समझ रहे हो, प्रोफेज फर्स्ट बेटा, डिप्लोटिन, अच्छा तुम उसकी भी इसमें आ रहे हो, हाँ डिप्लोटिन स्टेज, बिल्कुल ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी लाइनें यूज करो, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में, हाँ डिप्लोटिन बिल्कुल सही है, प्रोफेज फर्स्ट में ये रुकी हुई मियोसिस, रुकी हुई मियोसिस जिसमें स्पिंडल फाइबर भी हैं, वो रुके हुए, जितने लेट एज में शादी करेगी वो फीमेल, उतने ही
क्रोमोसोमल डिसजंक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और क्रोमोसोमल डिसजंक्शन जेनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, अगर क्रोमोसोमल डिसजंक्शन होगा तो हो सकता है कुछ क्रोमोसोम एक साइड ज्यादा चले जाएं, कुछ क्रोमोसोम एक साइड कम रह जाएं, यानी उस बेबी के अंदर क्रोमोसोम नंबर ज्यादा या कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है। समझ रहे हो? हाँ, डिप्लोटिन में बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है बीटी सर की चिंता मत करो, ठीक है, स्पर्म में कोई दिक्कत नहीं आती, ओवा में दिक्कत आती है। ठीक है, पर हां, तभी तो पुराने टाइम पर मैरिज बहुत जल्दी हुआ करती थी। ठीक है, और जो जनरेशन होती थी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूजेनिक्स और यूथैनिक्स, यार साइंस तो है, ऐसा थोड़ी ना है। जो पहले के नियम कायदे कानून होते थे, कहीं ना कहीं साइंटिफिकली चीजें अटैच थी। जो आज थोड़ा सा इंसान अपने को बुद्धिमान ज्यादा समझता है, अपने अनुसार कुछ भी करने को लगा हुआ है, और जो कहता है कि मैं कर रहा हूं वो सही है, ठीक है, उसमें वो चीजें गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है, उसका वो खामियाजा खुद ही भुगतेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो खैर, तो मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जितने भी प्राइमरी oocyte होते हैं इनमें सब में मियोसिस रुकी हुई होती है प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। ठीक है, प्राइमरी oocyte बोलते हैं सारे के सारे एग को। अगर मैं पूरे फॉलिकल की बात करता हूं उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है, मियोसिस रुकी हुई होती है, डिप्लॉयड होता है, एक लेयर होती है ग्रेन्युलोसा सेल की। जन्म से पहले 2 मिलियन थे, प्यूबर्टी के टाइम पर आकर के ये 60 से 80 रह गए, 1000, यानी बीच में क्या हुआ, डीजनरेशन हो गया, वो चल रहा है, जिसको एट्रेसिया बोलते हैं। ये सारे कंसेप्ट मैंने लिख दिए, कहीं भी घुमाएगा तो प्राइमरी फॉलिकल से रिलेटेड कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी, सारे पॉइंट हैं। अब मैं सेकेंडरी फॉलिकल में एंटर कर रहा हूं। सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान क्या है और उसके अंदर oocyte की स्टेज क्या होगी? सेकेंडरी फॉलिकल, समझना, सेकेंडरी फॉलिकल। अगर मैं सेकेंडरी फॉलिकल की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर देख लो। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल कब बनता है पहले ये पता होना चाहिए। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल कब बनेगा? जब उसकी प्यूबर्टी आएगी। ठीक है, समझना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आएगी, ठीक है, तो समझना पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करेगी प्यूबर्टी के टाइम पर। कौन सा हार्मोन होगा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इन फॉलिकल को डेवलप कराएगा, यानी प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कराएगा। समझना, ये FSH क्या काम करने वाला है? प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट करेगा सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी, एक एक चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज मैं चीज क्लियर कट करना चाह रहा हूं, ब्रेन में एकदम मैपिंग हो जाए प्रॉपर हो क्या रहा है, कोई डाउट ही ना बचे। तो जब प्यूबर्टी आएगी FSH निकलेगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये कन्वर्जन होगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान क्या है, क्या कन्वर्जन होगा, अब समझो। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर लूं, सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर देख लो, हेप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड, अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल डिप्लॉइड ही है, 2n है। ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर होंगी, अब कई मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, कई लेयर बन जाएंगी ग्रेन्युलोसा सेल की, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। बिल्कुल एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर करा रहा हूं, बिल्कुल एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर कराता हुआ ही आगे बढ़ूंगा। मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, और क्या हो जाएगा इसके अलावा, इसके चारों तरफ एक थीका नाम की लेयर बन जाएगी, ये भी ग्रेन्युलोसा सेल के मॉडिफिकेशन से बनती है। अब जो भी बनेगा ग्रेन्युलोसा सेल के रूपांतरण से ही बनेगा, एक लेयर बन जाती है इसके अराउंड, इसको थीका लेयर बोलते हैं। ग्रेन्युलोसा सेल के मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण से बन रही है, ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। समझना,
सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। अब क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान बताओ, समझो मेरी बात। सबसे पहले मैंने बता ही दिया, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है, ये थीका लेयर हो गई। अंदर क्या है, ऊसाइट। ऊसाइट के बारे में बताओ जरा। आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंडरी फॉलिकल में ऊसाइट को क्या बोलोगे, सेकेंडरी ऊसाइट? नो, इसका ऊसाइट अभी भी क्या है, प्राइमरी ऊसाइट ही है, प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट है। इसकी खास बात क्या है प्राइमरी ऊसाइट की, अरेस्टेड मियोसिस, रुकी हुई मियोसिस, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है, जो मियोसिस रुकी पड़ी थी वो अब चालू हो जाती है इसके अंदर। अरेस्टेड मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जो रुकी हुई मियोसिस थी वो आगे बढ़ जाएगी, बस इतना अंतर है। पर बोलेंगे अभी भी इसको प्राइमरी ऊसाइट ही, सेकेंडरी ऊसाइट नहीं बोलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी ऊसाइट बोल देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया। उनके ऊसाइट में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, इन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है हर स्टेज में, और इन फॉलिकल के अंदर मिलने वाले ऊसाइट में क्या अंतर होता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, यस या नो, फटाफट बताओ, तेजी से, तेजी से रिस्पॉन्स भाई। थीका लेयर क्या होती है समझाऊंगा अभी। यस, बीएमएस, ठीक है, लिख भी लो, कोई नहीं, लिख लो, एकदम क्लियर होना चाहिए। बीएमएस, सुपर, शिवांशु, कैलाश, उत्तम, देवेश, मोहित, शिवम, श्वेता, शिखा, एकदम क्लियर, बहुत सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। मिस्टर जिशान, बीएमएस, बहुत बढ़िया। जिबान, ओके, बहुत बढ़िया। सैजल, बहुत बढ़िया। जश्मिना, ठीक है, सबका मैंने समझ गया, सब बीएमएस लिख रहे हैं, मतलब ये स्टेज हमारी क्लियर है। अब समझना, अब मैं सेकेंडरी फॉलिकल से एंटर कर रहा हूं टर्सरी फॉलिकल के अंदर। तुम क्या करोगे, इन सारे फॉलिकल को एक साथ एक पेपर पर कॉलम बना के लिखोगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, समझ रहे हो, ग्राफिन फॉलिकल और कार्पस ल्यूटियम, 5 कॉलम बना लोगे, और हर फॉलिकल की प्रॉपर्टी उस टेबल के अंदर लिखोगे। क्योंकि मैं तो पहली बार समझा रहा हूं, तो समझाने के लिए मुझे हर चीज समझाने पड़ेगी। जब आपको समझ में आ जाएगी ना, चीज को कंपाइल करो, हर चीज को कंपाइल करना सीख जाओ। मैं आपको सिखाना चाहता हूं हर चीज को एकदम कंपाइल करना, शॉर्ट करना, कंसाइज करना, समझ रहे हो, एग्जाम टाइम पर फटाफट फटाफट रिवीजन हो तुम्हारा, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर। हाँ, अब आएगा टर्शरी फॉलिकल। भाई टर्शरी फॉलिकल में क्या चेंज आए, आप जरा बताओ, टर्शरी फॉलिकल में क्या चेंज आए। टर्शरी फॉलिकल में क्या चेंज आएंगे, समझो जरा। टर्शरी फॉलिकल की बात कर रहा हूं, प्राइमरी फॉलिकल क्लियर है, सेकेंडरी फॉलिकल क्लियर है, अब टर्शरी फॉलिकल की बात कर रहा हूं, समझना। टर्शरी फॉलिकल देखो, टर्शरी फॉलिकल, मियोसिस तो चालू हो चुकी है, मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है। स्ट्रक्चर बना दूं टर्शरी फॉलिकल का पहले। हैप्लॉइड होता है टर्शरी फॉलिकल, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है, एक साथ सी समझ में आ गई। ग्रेन्युलोसा सेल के फ्यूज होने से कुछ कैविटीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ग्रेन्युलोसा सेल के फ्यूजन होने से फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, फ्लूइड भरा हुआ है इनमें,
ठीक है, और ग्रेन्यूलोसा सेल तो कंटिन्यू बनी रही है, इसके अराउंड भी ग्रेन्यूलोसा सेल ही है। चलो इतना बहुत है, ठीक है। अब थीका जो लेयर थी ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। अरे भाई ठीक है, ये थीका इंटरना हो गई। अब एक बाहर लेयर और बन जाती है, थीका एक्सटर्ना, पहले नहीं थी। ये बन गया टर्शरी फॉलिकल। ये खास बात दिख रही होगी थर्ड टर्शरी फॉलिकल में। अब क्या है, अब देखो, पहला है थीका, जो थीका लेयर थी अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। थीका डिवाइडेड इनटू एक्सटर्ना और इंटरना, बाहर वाली लेयर और इनवर्ट, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। पहले नहीं थी, अब डिवाइड हो गई। अब यहां फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जो पहले नहीं थी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम पहले नहीं था, एंट्रम पहले नहीं था, अब दिख रहा है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फिल्ड कैविटी, ठीक है। अब दो चीज समझ में आ गई, ठीक है, ये चेंजेस हुए। अब ऊ साइड में क्या चेंज हो रहा है, ऊ साइड के अंदर जरा बताओ, ऊ साइड, इस ऊ साइड को क्या बोलोगे आप समझना, इसको बोलोगे आप सेकेंडरी ऊ साइड, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ऊ साइड, फॉर्मेशन ऑफ, अब तक प्राइमरी था, सेकेंडरी ऊ साइड। कैसे सेकेंडरी ऊ साइड का फॉर्मेशन होता है, अब देखो, फॉर्मेशन सेकेंडरी ऊ साइड प्लस, ये ऐसे लिखो, फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ऊ साइट, सेकेंडरी ऊ साइट प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, ये क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। इससे पहले पोलर बॉडी नहीं बनी। ये क्या चीज है, कैसे समझाता हूं मैं। यहां तक डिप्लॉयड कंडीशन थी, डिप्लॉयड प्राइमरी ऊ साइट था, प्राइमरी ऊ साइट जिसमें मियोसिस चल रही थी। अब ये प्राइमरी साइट डिवाइड करेगा दो सेल्स के अंदर, एक का साइज बड़ा होगा, एक का साइज छोटा होगा, एक का साइज बड़ा होगा और एक का साइज छोटा होगा, बस इतना ही अंतर है, एक का साइज छोटा होगा, ठीक है। ये डिप्लॉयड हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है इसको बोलेंगे सेकेंडरी ऊ साइट,
सेकेंडरी oocyte, और जिसका साइज छोटा है इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। क्रोमोसोम सेम है, बस साइटोप्लाज्म का अंतर है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, यानी टर्सरी फॉलिकल एक ऐसी स्टेज है जिसमें प्राइमरी oocyte भी है, सेकेंडरी oocyte भी है, पोलर बॉडी भी है। समझ रहे हो ना? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रही है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन, इक्वल नहीं हो रहा, अनइक्वल। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अनइक्वल का मतलब एक पे ज्यादा एक पर कम, जो कम है बेचारी पोलर बॉडी कहलाएगी, क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म चाहिए। ठीक है, पर कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं, मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फर्स्ट पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड कर जाती है, पर ह्यूमन के केस में पोलर बॉडी फर्स्ट वाली डिवाइड नहीं कर पाती और सेकेंडरी oocyte बन जाता है। सेकेंडरी oocyte आपका बन गया। ये सारे इवेंट आपके सामने हो रहे हैं। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी में नहीं थे थर्ड टर्शरी में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? oocyte में क्या चेंज हो रहा है, ये सारे, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। पोलर बॉडी क्यों बनता है, श्वेता पांडे पूछ रही है सर पोलर बॉडी क्यों बनता है। समझो मेरी बात बेटा, एक बेबी को बनाने के लिए, एक बच्चे को बनाने के लिए, ठीक है, एक ओवा की जरूरत पड़ती है, एक स्पर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, ना के बराबर, मतलब वो नेग्लिजिबल में काउंट होता है। स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो बच्चे को बनाने के लिए साइटोप्लाज्म तो चाहिए ना, इसीलिए मजबूरी है ओवा की, क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं है। कौन है जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कराएगा, वो है ओवा। अगर ओवा भी स्पर्म की तरह बराबर बराबर डिवाइड कर जाता, भाई इक्वल डिवीजन हो जाती साइटोप्लाज्म की, तो ओवा में साइटोप्लाज्म कंटेंट कम रह जाता, और कम साइटोप्लाज्म कंटेंट में बेबी नहीं बन सकता, जाइगोट नहीं बन सकता। समझ रहे हो? तो नेचर ने क्या किया कि यहां पर इनको बोला कि यार वहां तो हम ज्यादा स्पर्म बना रहे हैं, मजबूरी है, ज्यादा स्पर्म चाहिए एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, तो हमें साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल करना पड़ेगा, पर यहां हम एक ही ओवा बनाएंगे एक सेल से। ठीक है, तो अनइक्वल डिवीजन कर देते हैं, क्रोमोसोम आधे आधे हो गए, तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म बहुत कम है तो तुम्हें फर्दर डिवाइड नहीं करना, पर एक तो चाहिए, तो तुम्हें हम साइटोप्लाज्म ज्यादा देते हैं, तो ये फर्दर डिवीजन नहीं होगी, इसमें फर्दर डिवीजन होगी आगे जाकर के सेकेंडरी oocyte में। फिर सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके फिर एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक ओवा बनाएगा, उस ओवा से स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तब बेबी बनेगा। अगर अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता तो बेबी फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम सबके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढोगे ना, तो आपके फादर वाली फैमिली का नहीं है, आपकी मदर की फैमिली का है, मदर की लाइनेज से मिला है आपको। ठीक है, आपकी बॉडी का सारा साइटोप्लाज्म आपके, समझ रहे हो, आपके मदर का साइटोप्लाज्म है। समझ रहे हो? यस या नो? ये ध्यान रखना है बिल्कुल, ये इट इज अ सुपर, मतलब समझना पड़ेगा आपको। तभी तो जब हमने पता किया ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ कहां से, हम अफ्रीकन से या कहां से, हम एशिया से कहां से आए, तो साइटोप्लाज्मिक माइट्रो कह सकते हो, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए की हमने आइडेंटिफिकेशन किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये जिस बच्चे को नहीं पता मैं उसको बता दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एक बच्चा है नाम आकाश, आकाशी है क्या, हाँ आकाश कुमार। आकाश कुमार तुम्हें शायद पता नहीं है, एक बार देखो। ठीक है, अपने हिसाब से डिसीजन मत लेना। ठीक है, बुद्धि दौड़ाना और तब समझना। ठीक है, एक्चुअल में अगर ये अनइक्वल डिवीजन नहीं होती तो फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, साफ साफ दे रखा है, अनइक्वल डिवीजन का मेन पर्पस है, पर्पस क्या है, बेबी का फॉर्मेशन। जब स्पर्म, नेचर को स्पर्म बहुत मिलियंस में बनाने हैं, समझ रहे हो, तब जाके एक ओवा को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो वो तभी है जब वहां पर इक्वल डिवीजन कर दो, पर यहां पर इक्वल डिवीजन की तो ओवा का साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, इसीलिए यहां पर अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, अभी समझ में आएगा एंट्रम का काम। ठीक है, ये आगे जाकर के सारे सेल, मैक्सिमम सेल एंट्रम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी ओव्यूलेशन पॉसिबल है, तभी ये एग बाहर आ पाएगा, मतलब ओवा बाहर आ पाएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आ पाएगा। सारे कंसेप्ट आपके सामने, यहां तक कोई डाउट है नहीं किसी को? जो भी दिमाग में चल रहा हो पूछ डालो।
फर्टिलाइजेशन में समझाऊंगा स्पर्म कैसे एंटर करता है, ट्विंस कैसे बनते हैं, अभी यहां की बात नहीं है, ट्विंस वाली बात आगे आएगी। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, टेंशन मत करो। हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हाँ कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं। कंसेप्ट इस लेवल के करा दूंगा, फिर तुम्हें मतलब हिंदुस्तान में, इंडिया में किसी से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पक्की बात बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ लेना, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठा लेना, और कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मुझे बताना, ठीक है। चलो, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं टर्शरी फॉलिकल के बाद सीधा एंटर कर रहा हूं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एंटर कर रहा हूं मैं, खाली है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एंटर कर रहा हूं मैं। ग्राफियन फॉलिकल लास्ट, अच्छा फिर कॉर्पस ल्यूटियम मर बचेगा, कोई नहीं। अच्छा, ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है सर? ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है समझाता हूं। ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल देख लो। ग्राफिन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, समझना। अब ठीक है। जो पिंक कलर के सेल है वो ग्रेन्यूलोसा सेल है, ग्रेन्यूलोसा सेल, समझना। ठीक है, ग्रेन्यूलोसा सेल। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। टोटल एंट्रम का साइज बढ़ चुकेगा, एंट्रम का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। अंदर हैप्लॉइड कंडीशन है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड, ठीक है। समझ रहे? एक लेयर और दिख रही है, जो बनना तो पहले चालू हो जाती है, पर दिखना यहीं आके चालू होती है, और एनसीईआरटी ने भी इसको यहीं पर ही एक्सप्लेन किया है, जोना पैलेसिडा को, ठीक है। थीका तो बाहर बनी गए थे, थीका तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, थीका में तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी थीका। ये है आपका ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। अब क्या पहचान है ग्राफिन फॉलिकल की? अब देखो, सारे पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल की नंबर 1, साइज ऑफ एंट्रम एंड फॉलिकल दोनों ही बढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। एंट्रम का साइज बढ़ चुका है, फॉलिकल का साइज बढ़ चुका है, समझना। जो नई चीज है वो लिख रहा हूं, थीका पहले बन चुका है, नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जोना, ये जो येलो कलर की लेयर दिख रही है ना, येलो लेयर, वह जेडपी, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा कंप्लीट, कंप्लीट फॉर्मेशन, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा, एल्यूसिडा।
जोना पेलिसिडा का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल साफ साफ दिखा रखी है, एक में भी दिखा दिया हमने, ठीक है। अब ऊसाइट की बात कर लेते हैं। ऊसाइट, ऊसाइट, ऊसाइट को सेकेंडरी ऊसाइट ही बोलोगे, सेकेंडरी ऊसाइट ही बोलोगे, अभी प्राइमरी नहीं, अब सेकेंडरी है, ठीक है। पोलर बॉडी बन चुकी थी पहले, पर इस सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस फिर रुक जाती है स्टेज में आकर के, मियोसिस अरेस्ट इन, कौन सी फेज में अरेस्ट होती है? मेटा फेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड में आकर के मियोसिस फिर रुक जाती है, समझ रहे हो, फिर रुक जाती है, समझ रहे हो, फिर से मियोसिस रुक जाती है। मैं एक एक चीज क्लियर कट कर रहा हूं, इसलिए एक ही नहीं तो एक ही स्लाइड पे मैं चारों स्टेज को भी दिखा सकता हूं रिवीजन के लिए, ठीक है। क्रैश कोर्स में या किसी द्रोणा सीरीज के अंदर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा सारे को, ठीक है। मतलब द्रोणा के अंदर फ्लो डायग्राम ज्यादा बनाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है। यहां हर चीज को डिटेल्ड में प्रॉपर में मैं समझा रहा हूं, आपने जीरो लेवल पर भी हो तब भी समझ में आएगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। पोलर बॉडी बेटा इसलिए बना क्योंकि अगर देखो पोलर बॉडी का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बुराइयां मिल गई, कुछ अलग ही टाइप की, ना, वो भी एक सेल है, एक ऐसी सेल जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, एक ऐसी सेल जिसमें साइटोप्लाज्म कम है। जिसमें साइटोप्लाज्म कम है उसका फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, उसको हमने पोलर बॉडी बोल दिया। जिसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है उसको हमने ऊसाइट बोल दिया, सिंपल सी बात। जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है वो आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, साइटोप्लाज्म कम है उसके पास फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मेटाफेज सेकंड में, बिल्कुल सही, यस, जोना पेलिसिडा नॉन सेलुलर लेयर है, बिल्कुल बताता हूं अभी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन। जोना पेलिसिडा पहले नहीं थी, मतलब बनना चालू हो जाती है पहले ही, बट उसका विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, यहां पर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट। और एनसीईआरटी ने ग्राफिन फॉलिकल में इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जहां पर जो चीज रिप्रेजेंट की है एनसीईआरटी ने, अभी एनसीईआरटी पैरेलल लेके चलूंगा, ठीक है, वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी ग्राफिन फॉलिकल तक, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में रुक गई, एक बार एनसीईआरटी साथ ले लेता हूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए अच्छे से, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी क्या बोल रही है समझना, कॉन्फिडेंस आपको एकदम बेहतरीन लेवल चाहिए मुझे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, पता ही है आपको, ठीक है। विच इज मार्क्डली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, वो आप जानते हो। oogenesis इज इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कब इनिशिएट हो जाती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन, समझ रहे हो, 2 मिलियन के आसपास, कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल यानी ऊगोनिया उस समय बन जाते हैं। कपल ऑफ मिलियन गैमीट मतलब ऊगोनिया उस समय बन जाते हैं, आर फॉर्म्ड विद इन ईच, ठीक है, फीटल ओवरी, क्लियर बिल्कुल। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ, ध्यान रखना है आपको। नेचर ने एक बार बना दिए, अब तुम सोचो कि जन्म होने के बाद इनका नंबर बढ़ा दिया जाए ना, कम होगा नंबर, बढ़ेगा नहीं। कम होने की मैकेनिज्म को एट्रेसिया बोलते हैं, टूटना। These cells start division and enter into प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट, उसमें एंटर कर जाएंगे ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड, और यहां पर आकर के टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएंगे, रुक जाएगी साइकिल और इंतजार करेगी प्यूबर्टी का। फिर प्यूबर्टी के टाइम पर ये, इनमें सारे नहीं, कुछ इन्वॉल्व होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसमें ये फेज आगे बढ़ेगी एट दिस स्टेज। इसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं, जिनके अंदर जो रुक जाती है उनको प्राइमरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने प्राइमरी oocyte से आपको कहानी स्टार्ट की थी, यानी प्राइमरी oocyte जन्म लेने से लेकर के, ठीक है, प्यूबर्टी तक मेंटेन रहते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी कब स्टार्ट होगी? जब प्यूबर्टी आएगी तब ये प्राइमरी oocyte आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे डिफरेंट फॉलिकुलर और oocyte की स्टेज। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय, क्या पहचान है? A layer of granulosa cell and is called primary follicles, जिसमें a layer of granulosa cell होती है, एक लेयर होती है granulosa cell की, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ये पहचान समझ में आ गई आपको इसकी। A large number of these follicle degenerate, ठीक है,
ड्यूरिंग द लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द, अरे लार्ज नंबर ऑफ अरे क्या हो रहा है भाई, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजेनरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। क्लियर है? लार्ज नंबर यानी मिलियन से रह जाते हैं मात्र 1000। देयरफॉर एट प्यूबर्टी, अब ये पूछा जाता है प्यूबर्टी के टाइम पर कितने रह जाते हैं, अरे कुछ गड़बड़ है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये कितने रह जाते हैं, ये रह जाते हैं लगभग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये रह जाते हैं 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, हर एक के अंदर, ठीक, ईच ओवरी। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर, जब प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ एक से ज्यादा लेयर आ जाती हैं, मोर लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल एंड न्यू थीका, और एक थीका लेयर बनना चालू हो जाती है, तब इसको प्राइमरी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान क्या है, मोर देन एक से ज्यादा ग्रेन्यूलोसा सेल और थीका फॉर्मेशन, ये सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान है। समझ रहे हो ना? अब आगे देखो, अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंज होगा, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल कैसे, क्या होगा, विच इज करेक्टराइज्ड बाय, क्या फीचर है टर्शरी फॉलिकल का, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको एंट्रम बोलते हैं। तो एंट्रम किस स्टेज को बताओगे, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो थीका लेयर थी, थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका एंड आउटर थीका। एकदम एक एक चीज क्लियर किया है मैंने। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट is that this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size। अब टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ग्रो कर रहा है और यहां आके मियोसिस साइज एंड कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और यहां पर आकर के पहली मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। इट इज अनइक्वल डिवीजन, इक्वल होगी अनइक्वल, अनइक्वल डिवीजन होगी, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा टर्शरी फॉलिकल के अंदर, और एक छोटी सी टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। एनसीईआरटी की लाइंस को ही मैंने एक मतलब फ्लो डायग्राम और डायग्राम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। मुझे लगता है एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, एक एक चीज, ठीक है। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। क्लियर है बिल्कुल, उसको मेंटेन करता है क्योंकि पोलर बॉडी बन गई, उसका साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है उसके पास, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस, ये मैंने बताया आपको क्या एडवांटेज है इसकी एडवांटेज क्या है, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हो। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी born out body born out of the first meiotic division further और डिजेनरेट भी कर सकती है, ठीक है, आप समझ रहे हो। द फर्स्ट पोलर बॉडी born out, बाहर निकल जाती है, और फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर, अच्छा ये कहते हैं फर्दर डिवाइड कर भी सकती है और डिजेनरेट भी कर सकती है, पर ह्यूमन में फर्दर डिवाइड नहीं करती, ठीक है, और मैमल्स में कर जाती है, डिजेनरेट कर जाती है ह्यूमन के केस में। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी, ठीक है, सर्टेन अबाउट दिस, क्या है नहीं पता, एनसीईआरटी बोल रही है द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज, अब टर्शरी की बात आ जाओ, टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। अब क्या पहचान है इसकी, अब देख लो, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, जो पहले नहीं था अब बन गया, ये पहचान है, सराउंडेड इट, द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्ड और रिलीज सेकेंडरी oocyte, अब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ये मैं आगे कराने वाला हूं, ठीक है। यानी ये चीजें सारी क्लियर हो रही होंगी, मुझे लगता है एक भी डाउट छोड़ा नहीं है मैंने, एक भी डाउट। ग्राफिन फॉलिकल तक की कहानी समझ में आ चुकी है। अब ग्राफिन फॉलिकल आगे क्या करेगा, अब देख लो ग्राफिन फॉलिकल का क्या होने वाला है। अब ग्राफिन फॉलिकल
रप्चर्ड होगा। एनसीईआरटी लाइन बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की एक लाइन, ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डायग्रामेटिकली कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, समझना। एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है, ठीक है, हो गया, द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर, आप समझ रहे हो, टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा, वही बात, इतनी सी बात करूंगा बस मैं। सेकेंडरी oocyte कौन करवाएगा, समझना मेरी बात। यहां होगी पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रक्रिया को इंड्यूस करेगा और ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कराएगा, ठीक है। रप्चर ग्राफिन फॉलिकल, जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, दिखा देता हूं, फट गया ये, और अंदर से oocyte बाहर आएगा, हेप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड, हेप्लॉइड होगा, क्या होगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। मियोसिस क्या होगी, अरेस्ट, मियोसिस अरेस्ट होगी, किसमें, इन मेटाफेज सेकंड के अंदर, समझ रहे हो, और क्या एंटर कर जाएगा, एंटर इन फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होगा, ये फटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होगा एक येलो कलर के पिगमेंटेड स्ट्रक्चर के अंदर, कन्वर्ट होगा येलो कलर के पिगमेंटेड स्ट्रक्चर के अंदर, समझना। इसको क्या बोलोगे, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलोगे, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कौन कन्वर्ट करेगा, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, वो इसको कॉर्पस ल्यूटियम में बनाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बता चुका हूं। क्लियर, बिल्कुल एंडोक्राइन की तरह काम करेगा। बाद में जिस दिन एलएच कम होगा उस दिन ये भी डिजेनरेट करके कॉर्पस एल्बाइकाइंस बना लेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई। एलएच सर्ज आएगी, वो बताऊंगा, वो मैकेनिज्म में बताऊंगा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी यहां मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बता रहा हूं, ये मैं तो आपको सिर्फ अभी फॉलिकुलर स्टेज बता रहा हूं। फॉलिकुलर स्टेज बता रहा हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो वाली बात, अभी तो एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर कर रहा हूं। ये तो हो गया ना, ये तो आ गया ना, हाँ, यहां तक मैंने कवर करा दिया, ठीक है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड जेनेसिस गिवन इन द बिलो, ठीक है, वो मैं समझा रहा हूं। अभी सिर्फ मैं oogenesis करा रहा हूं आपको, oogenesis, अच्छा यहां से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब नोट कर लो, जिसको नोट करना है कर लो, मैं सारी स्टेज दिखा दे रहा हूं यहां तक, एक बार मुझे डन करते जाओ। ये प्राइमरी फॉलिकल्स का सबने लिख लिया क्या, ये यहां तक सबने बना लिया, ये वाला बीएमएस बीएमएस बीएमएस, ये सब ड्रॉ कर चुके हो, ये वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड, ये वाला पार्ट सब लोग कर चुके हैं, डन। ये सब लिख चुके हैं सेकेंडरी फॉलिकल से रिलेटेड कैसे हुआ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एफएसएस निकलेगा, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई एनसीईआरटी की लाइन। टर्शरी फॉलिकल की सारी प्रॉपर्टी में लिखा दी है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का, कोई भी कंसेप्ट उठाएगा छूटेगा नहीं आपका,
अब ये क्या एनसीईआरटी की एक लाइन इंक्लूड है। ग्राफिन फॉलिकल का मैंने ये लिखा दिया है कि ये ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आ गया, साइज ऑफ एंट्रम एंड फॉलिकल बढ़ जाएगा, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलिसोडा कंप्लीट हो जाएगी, oocyte जो सेकेंडरी oocyte कहलाता है। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। हैप्लॉइड है, ठीक है, मियोसिस अरेस्ट है मेटाफेज सेकंड के अंदर, मियोसिस अरेस्ट है मेटाफेज सेकंड के अंदर, डन। अब फाइनली क्या हुआ, ये ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, रप्चर होगा, कौन करेगा, पिट्यूटरी से निकलने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे रप्चर करेगा सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, मियोसिस अरेस्ट इन मेटाफेज सेकंड, एंटर इन फैलोपियन ट्यूब, और जो बचा हुआ ना रप्चर्ड पार्ट धीरे धीरे ल्यूटिन प्रोटीन डिपोजिट होगी इसके अंदर एलएच के इफेक्ट की वजह से, और बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करके ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज, क्या रिलीज करेगा, रिलीज वही प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एटसेट्रा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सबको रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब बताओ यहां तक किसी को डाउट शाउट है या नहीं, बस आप कमेंट करके बता दो, एकदम परफेक्टली सेट है ब्रेन में या नहीं, एक्सॉन में सेट हो गया, अरे वाह, हाँ प्रोजेस्टेरॉन। कल मैं इसका एनिमेशन और दिखाऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्लब करूंगा कल मैं, उसमें एनिमेशन दिखाऊंगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया ना, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte इसको ऊटिड भी बोल देते हैं, ओवम भी बोल देते हैं, ह्यूमन एग भी बोल देते हैं, ठीक है, पर सही मायने में ऊटिड कब बोलेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये एलेसाइथल होता है, एलेसाइथल क्यों बोलते हैं ये भी आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर योक नहीं होता, जैसे मुर्गी का अंडा है, मुर्गी के अंडे के अंदर योक होता है यानी खाना, ह्यूमन एग के अंदर योक नहीं होता, क्योंकि हम प्लेसेंटल हैं, हम खाना प्लेसेंटा के थ्रू लेते हैं, मदर के ब्लड से। जो एनिमल प्लेसेंटल नहीं होते, एग के अंदर ही उनका न्यूट्रिशन भरा होता है, इसको योक बोलते हैं। तो ह्यूमन एग एलेसाइथल होता है, ए मतलब एब्सेंट, जिसमें योक नहीं होता, साइज 0.1 mm के आसपास होता है, ये इसके लेयर्स हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इनको मैं आगे बताऊंगा, अभी मतलब नहीं, अभी सिर्फ यहां दो चीजों पर फोकस करना है आपको, दो चीजों पर। हमारी दो लेयर होती हैं, एक तो कोरोना रेडिएटा होती है, ये फॉलिकुलर सेल के मॉडिफिकेशन से बनती है, इट इज अ सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ये कुछ आता है, दो मेम्ब्रेन होती है, प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है और सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है, इट इज अ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो होती है जिनको एग खुद रिलीज करता है, ठीक है, पर ये एग नहीं बनती, ठीक है, फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, जो ग्रेन्युलोसा सेल के रूपांतरण से बनी है वो सेकेंडरी है, जबकि जोना पेलिसोडा की अगर मैं बात करूं, जोना पेलिसोडा इट इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है, हाँ लिखा तो है, इट इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है जो नॉन सेलुलर होती है, ठीक है, सीक्रेट बाय, जिसको जोना पेलिसोडा बोलते हैं, जेली कोट होता है, सीक्रेट बाय एग। एग बोला है oocyte। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो होते हैं जिनको खुद एग रिलीज करता है, ठीक है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन वो होते हैं जिनको खुद एग रिलीज नहीं करता, ठीक है, जो आसपास की सराउंडिंग सेल के रूपांतरण मॉडिफिकेशन से बनते हैं। आप बताओ समझ में आया नहीं आया, प्राइमरी सेकेंडरी में कभी नहीं कंफ्यूज हो गए, कभी कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता आपको। बहुत बढ़िया, सनैप्स जनरेट हो गया आपका, बहुत बढ़िया, ये आग बता रही है कि एक एक चीज क्लियर है। चलो अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस कराया था ना, उस तरीके से फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं oogenesis को। तो पहले आप जितना लिखना है लिख लो, जो आपका छूटा छाटा कहीं गया है तो ये तो हो ही गया होगा। ये देखो यहां तक कुछ रह गया है तो देख लो आप, खत्म करते हैं इसको फिर।
कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड। ये चाहो तो ऐड कर सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, मतलब इतना पता होना चाहिए आपको। और अब यहां पर मैं oogenesis करा रहा हूं, सिंपल सी बात है, सेम वैसी जैसे मैंने मेल का कराया था। देखो, एक सेल से 2 सेल बने, इन्होंने भी आगे जाके 2-2 सेल बनाए। इस तरीके से इन्होंने माइटोसिस करके मिलियंस ऊगोनिया बना लिए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। समझना, सब डिप्लॉयड हैं। ऑल आर ऊगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया, ये सारे के सारे ऊगोनिया हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये सब बन चुका है। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या हुआ, ये सारे मैं एक दिखा देता हूं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनकी आगे की प्रोसेस हुई, इनका साइज बढ़ा, साइज बढ़ा, ये भी डिप्लॉयड ही है। इसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे, सेम वही स्पर्म की तरह, बस अंतर क्या है बता दूंगा आपको। साइज बढ़ा, साइज बढ़ने के बाद इसके अंदर मियोसिस होगी, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी पोलर बॉडी बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, समझना। ये चाइल्डहुड की कहानी है, समझना। ठीक है, ये जो कहानी बता रहा हूं एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणी अवस्था में सारी चीजें हो रही हैं। एम्ब्रियो, ये चाइल्डहुड, मतलब बचपन में मियोसिस स्टार्ट हो गई थी, रुक गई, रुकी हुई मियोसिस है, अरेस्ट है मियोसिस, बीच में अरेस्ट है, मियोसिस अरेस्ट इन, मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। फिर जब प्यूबर्टी आई, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, तब ये मियोसिस आगे कंप्लीट होगी उन एग में जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक मैं प्यूबर्टी की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक चाइल्डहुड की बात कर रहा हूं। ठीक है, और बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और बनेगा सेकेंडरी oocyte, यह प्राइमरी oocyte। ठीक है, हाँ, क्रोमोसोम जरूर ध्यान रखना, प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम कितने होंगे, डिप्लॉयड है। ठीक है, 44 प्लस, यहां पर एक्स वाई नहीं होते, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड है, इसमें 22 प्लस एक्स ही होंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे। पोलर बॉडी में भी 22 प्लस एक्स ही क्रोमोसोम होंगे, बस साइज छोटा होता है इसलिए पोलर बॉडी बोलते हैं। इसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी
oocyte। अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी oocyte किस किस फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, सुपर याद रखना आप, ठीक है। कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte होता है और सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही होता है। ऐसी सेकेंडरी oocyte की बात करूं, सेकेंडरी oocyte कहां होगा? सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल में होगा, टर्शरी फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte होगा, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में भी, ग्राफियन फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte होगा। एक क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता, गारंटी है। क्वेश्चन देखें कैसे आता है, ठीक है। माइटोसिस होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मिलियंस 2 मिलियन के आसपास उगोनिया बन जाते हैं, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन से। फिर आगे जाकर के प्राइमरी oocyte बनते हैं साइज बढ़ने से, सेम वही चीज है, ठीक है। और प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल दोनों में होंगे। फिर चाइल्डहुड में एंटर, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस स्टार्ट है, फिर मियोसिस स्टार्ट हो जाती है और अरेस्ट रहती है पूरे चाइल्डहुड में। मियोसिस स्टार्ट होकर के अरेस्ट रह जाती है, मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट, पूरे चाइल्ड बचपन पूरे। जैसी प्यूबर्टी आती है रुकी हुई मियोसिस चालू होती है, किसकी वजह से? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस रुकी हुई मियोसिस को स्टार्ट करता है और आगे जाकर के फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर पाया जाता है। अब बताओ कोई डाउट? सेट इन ईच साइटोप्लाज्म, ओके। ऑल कॉन्सेप्ट मेमोराइज इनटू फ्रंटल लोब, बहुत बढ़िया सर। आई एम ईटिंग फूड, खाना खाओगे तो कहां से दिमाग में आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पेट में लगना चालू हो जाएगा खाने को डाइजेस्ट करने में, नींद आना चालू हो जाएगी। अरे यार देखो, स्पैमिंग वालों को तो रोक ही नहीं सकते ना। आप बताओ, तुम बताओ कैसे रोक लेंगे? जिसको जो करना है करने दो, अपना फोकस रखो एकदम बढ़िया टारगेट पे। आपको सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिखनी चाहिए, नहीं नीट का पेपर दिखना चाहिए, और तो सब कुछ नहीं है। ये आने वाले हवा के झोंके हैं, बीच बीच में आते हैं फिर निकल लेते हैं। बहुत बढ़िया, अभी छुट्टी नहीं है, अभी पूरा करूंगा उसको, ठीक है। ये एक स्टेज होगी। अब सेकेंडरी oocyte की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड था डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है। सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है। सेकेंडरी oocyte इसमें मियोसिस अरेस्ट है, मेटाफेज सेकंड में। मियोसिस अरेस्ट है इन मेटाफेज सेकंड, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब ये एंटर कहां करेगा? एंटर इन फैलोपियन ट्यूब, एंटर इन फैलोपियन में। बिल्कुल एकदम पिक्चर की तरह दिखाना चाह रहा हूं, यानी जो हो रहा है एक्चुअल में वो देखो आप। जैसी फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा, ठीक है, एम्पुला, एम्पुला के अंदर फिर क्या होगा? पूरा मूवी की तरह देखो, एकदम पिक्चराइज करो एकदम हो क्या रहा है। एंटर कर गया, हैप्लॉइड है, समझना। अब यहां आकर के पिक्चर चेंज होगी, पिक्चर चेंज होगी। ये है स्पर्म, स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। स्पर्म भी कैसा होगा? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। जब स्पर्म एंटर करेगा तब इसके अंदर, ठीक है, समझना, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी अब आगे जाए स्पर्म एंटर करेगा ना इसके अंदर, तब रुकी हुई मियोसिस आगे कंटिन्यू होगी, अरेस्टेड मियोसिस कंटिन्यू होगी जब स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म एंटर, जब स्पर्म इसमें एंटर करेगा ना, तब जाकर के एक और पोलर बॉडी बनेगी, मियोसिस सेकंड,
तब होगी मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, तब जाकर के कहीं एक और पोलर बॉडी बनेगी और सही मायने में ये ओवा बनेगा, ओवा, अब बनेगा ओवा। पर जब ओवा बनेगा तब तक स्पर्म इसके अंदर एंटर कर चुकेगा, स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। स्पर्म का समझो, स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, और ओवा, न्यूक्लियस ऑफ ओवा। दोनों एंटर कर चुके। ये सेकंड पोलर बॉडी है, सेकंड पोलर बॉडी। क्वेश्चन आएगा सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है? सेकंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान सेकंड पोलर बॉडी फैलोपियन ट्यूब में बनती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ओवा का तो सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ में आया नहीं है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तो सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। उतने ही एग के अंदर सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जितने का लाइफ में फर्टिलाइजेशन होगा, उतने में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, नहीं तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड पोलर बॉडी बाहर गई और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? जायगोट। और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, जो मैं आगे बताऊंगा पूरा फर्टिलाइजेशन के पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब ये बताओ समझ में आया नहीं आया? फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनती है? टर्शरी फॉलिकल में। सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है? फैलोपियन ट्यूब में। समझ रहे हो? फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनती है? टर्शियन फॉलिकल के अंदर। सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है? फैलोपियन ट्यूब में। फर्स्ट पोलर बॉडी जब बनती है तब सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकंड पोलर बॉडी जब बनती है, समझना मेरी बात, तब सही मायने में जायगोट बनता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, हिप्पोकैम्पस में सेट हो गया। चलो सही है, बहुत बढ़िया, गजब, एकदम सुपर। अब इसी चीज को एनसीईआरटी ने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, एक बार देख लेना एनसीईआरटी का। ठीक है, ये इधर इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर दिया है और यहां oogenesis को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए जहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है। ठीक है, सही माने में इसको आप ओवम बोल सकते हो, पर इसके अंदर स्पर्म एंटर करता है, ये स्पर्म एंटर करेगा तब जाके सही मायने में मैकेनिज्म होगी। तो सेकंड पोलर बॉडी तभी बनेगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले ही पहली पोलर बॉडी बन जाएगी। और सेकंड पोलर बॉडी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बनेगी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बनेगी। ये सारे कंसेप्चुअल पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सही मायने पूछा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगी, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के वे में कराऊंगा कल मैं, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के वे में, बहुत बेहतरीन तरीके से विद एनिमेशन, मजा आएगा आपको। ठीक है, और कल फर्टिलाइजेशन में स्टार्ट कर देंगे, कल फर्टिलाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। एनसीईआरटी मैंने पूरी करा दी है आपको, एनसीईआरटी आज तक का पूरा पार्ट मैंने करा दिया है। ठीक है, यहां तक पूरा मैंने एनसीईआरटी करा दिया है, तो एनसीईआरटी में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पॉइंट जो है ना, वो मैं कल कराने वाला हूं आपको डिटेल्ड में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात? थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, बाय बेटा। कमेंट करके जरूर बताना मजा आया या नहीं आया। ठीक है, जोश पूरा था या नहीं। हाँ, डीपीपी आपको मिल गई होगी, मिल गया सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, बस डीपीपी मिल गया, इसको लगाना चालू कर दो बस। ठीक है।